नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे महिला पहलवान यौवन शोषण केस में बरी होने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की, उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक पर मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच मची घमासान की, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सच्चाई का खोलेंगे चिट्ठा। साथ ही बिहार में नितिन नवीन की सीट पर पिछड़ी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी बात। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ के पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्तियों के मुकुट छत्र चोरी, 3 ताला और शटर तोड़कर घुसे चोर। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सरकार ने कहा स्टूडेंट पर केस नहीं होगा, 2700 अपराधियों पर एफआईआर रहेगी कायम। कर्नाटक में 20 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, 12 नए चेहरों को मौका, 8 पुराने दिग्गजों की वापसी। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, भैयाजी जोशी भी पालक की जिम्मेदारी से मुक्त, नए संरक्षक की तलाश शुरू। मांजलपुर में बीजेपी की बम्पर जीत, दतिया में कांग्रेस का कब्जा, बांकीपुर में पीके ने रचा इतिहास। 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल, गुरुग्राम फरीदाबाद समेत 4 जिलों के 775 पंपों पर लगेंगे ANR-PR कैमरे। डीके शिव कुमार की बड़ी मुश्किलें, कर्नाटक कैबिनेट में जगह न मिलने से 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान बवाल, OMR और प्रश्न पत्र नंबर न मिलने पर भड़के छात्र। आज सोने चांदी के दावों में आई गिरावट, 10 ग्राम सोना 1,43,000 रुपए बिक रहा है, 1 किलोग्राम चांदी 2,17,000 रुपए पर आई। शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,700 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 3 साल पहले देश की राजधानी की सड़कों से उठी एक आवाज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कुछ दिग्गज महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। इन आरोपों के बाद शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन, धीरे धीरे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में बदल गया था। मामला अदालत पहुंचा, जांच शुरू हुई, चार्जशीट दाखिल हुई और अब करीब 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस पर फैसला आ चुका है। और फैसला ऐसा आया कि देश में एक बार फिर तहलका मच गया। जी हां, महिला पहलवानों के यौवन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM अश्विनी पवार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों में संदेह के परे साबित नहीं कर सका। फैसले के बाद एक बार फिर ये सवाल चर्चा में है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत दी। चलिए सब कुछ विस्तार से आइए बताते हैं आपको। अप्रैल 2023 में महिला पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में उनके खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। उस समय पुलिस ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का पीछा किया और उनके साथ कथित तौर पर छेड़खानी की थी। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इन आरोपों को चुनौती दी। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और ऋषभ भाटी ने पक्ष रखा। 2 जुलाई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 32 दिन बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में फैसला आ गया। अब समझिए बचाव पक्ष की 4 प्रमुख दलीलें जिन पर फैसला सुना दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने अदालत में कहा, शिकायतकर्ताओं के बयान में कई बार बदलाव हुआ, कभी घटना के स्थान को लेकर तो कभी समय को लेकर अलग अलग बातें सामने आईं। कुश्ती महासंघ के कार्यालय से जुड़ी जिस घटना का जिक्र किया गया है उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह भारत में मौजूद ही नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य पेश किए वो बेकार थे।
कोई ऐसा ठोस सबूत सामने आया ही नहीं जिससे आरोपों को निर्णायक रूप से साबित किया जा सके। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों के पक्ष में 15 गवाहों के बयान शामिल थे, लेकिन अंतिम सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनमें से कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, यानी कि उसने अपनी आंखों से कोई भी घटना होते नहीं देखी थी। दरअसल इस मामले की शुरुआत में एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि करीब 1 महीने बाद शिकायतकर्ता ने अपना रुख बदल लिया और मजिस्ट्रेट के सामने केस वापस लेने की बात कही। दिल्ली की अदालत ने 2025 में इस मामले को स्वीकार कर लिया। इसके बाद धमकी देने के एक अन्य मामले में भी ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल चुकी थी। अब यौवन उत्पीड़न में बरी होने के बाद उन्होंने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, होई वही जो राम रच राखा। फिलहाल देखा जाए तो अदालत के फैसले के बाद इस मामले का कानूनी अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज अभी भी बाकी है। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ ये मामला उन तमाम सवालों को फिर सामने खड़ा करता है जो खेल जगत में महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों की गंभीरता से जुड़े हैं। कानून की नज़र में फैसला सबूतों और तथ्यों के आधार पर होता है और अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन समाज की अदालत में इस मामले को लेकर बहस लंबे समय तक जारी रह सकती है। अब नज़र इस बात पर होगी कि इस फैसले के बाद भारतीय खेल व्यवस्था और संस्थानों में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की 8 सुनाई देने लगी है। चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है और सबसे बड़ा मुकाबला उस वोट बैंक के लिए दिख रहा है जिसने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय की, और वो है दलित समाज। इस बार इस बड़े सियासी आधार पर दावा ठोंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी बसपा और आज़ाद समाज पार्टी दोनों मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने के लिए संगठन को धार दे रही हैं और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सक्रिय नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद सदन से सड़क तक दलित समुदाय को उठाकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर दलित पर राजनीति करके किसकी नैया पार होगी। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में कदम आगे बढ़ाते हुए 45 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। पार्टी ने 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सिख उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सियासी जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। चंद्रशेखर आज़ाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी केवल दलित राजनीतिक तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वह बहुजन गठजोड़ का नया विकल्प बनने की तैयारी में है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनाव से पहले कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और 6 राज्यों के कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धांत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी जल्द ही उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सक्रिय होंगे। हालांकि मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और अहम फैसलों की कमान उनके हाथों में ही रहने वाली है। खास बात तो यह है कि कभी सड़क की राजनीति के जरिए दलितों की आवाज बनने वाली मायावती अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं। दलित समाज से जुड़े मुद्दों और घटनाओं पर वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। हाल ही में भदोही जिले का नाम दोबारा संत रविदास नगर किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कासगंज जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर करने की मांग भी उठाई है। वहीं बात फिर आज़ाद समाज पार्टी की करें तो इसकी उम्मीदवार सूची से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की नज़र सिर्फ बसपा के परंपरागत वोट बैंक पर नहीं
दलित, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण को साथ लाने की कोशिश के जरिए चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आजाद समाज पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को जमीन पर उतारने में सफल होती है तो इसका असर कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि आजाद समाज पार्टी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से कई तरह के राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ से साफ कहा है कि उनकी पार्टी किसी दल की बी टीम नहीं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल चुनौती यह है कि क्या पार्टी अपना संगठन इतना मजबूत कर पाएगी कि वह बड़े दलों के वोट बैंक में वास्तविक सेंध लगा सके। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटर करीब 20 से 22% माने जाते हैं। ये ऐसा बड़ा सामाजिक समूह है जिसका प्रभाव प्रदेश की 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर माना जाता है। लंबे समय से ये बसपा का मजबूत आधार रहा है, लेकिन 2027 का चुनाव इस बात की परीक्षा होगा कि दलित समाज का भरोसा किसके साथ जाता है। क्या मायावती अपनी पुरानी पकड़ वापस हासिल कर पाएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद एक नए दलित नेतृत्व के रूप में उभरेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस सवाल का जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। कभी बेटी के जन्म को लेकर चिंता करने वाला समाज आज बेटियों की उड़ान की बात कर रहा है। मगर एक मिनट रुककर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की कोशिशें, जागरूकता अभियान और सरकारी योजनाओं की भूमिका रही है। इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अब अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं और इन 11 सालों का लेखा जोखा क्या रहा है, ये बात हम आपको बताएंगे। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में योजना की प्रगति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2015 से जून 2026 तक इस योजना पर 1075.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना का मकसद साफ था, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। सरकार ने लोकसभा में योजना से जुड़े आंकड़े साझा किए। उनके मुताबिक जनवरी 2015 से जून 2026 तक योजना पर 1075.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस अवधि में देश भर में 78,305 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन अभियानों में 3.37 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। सेकेंडरी स्तर पर लड़कियों का ग्राफ इनरोलमेंट रेशियो 2014-15 के 75.51 से बढ़कर 2025-26 में 83.4% तक पहुंच गया। योजना अब मिशन शक्ति के तहत देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। योजना का 2 बार थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इस सुधार में जागरूकता अभियानों के साथ साथ भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए बनाए गए कानून के प्रभावी इस्तेमाल की भी भूमिका रही। वहीं पहले की तुलना में ज़्यादा बेटियां स्कूल तक पहुंच रही हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख रही हैं, लेकिन अब अगली चुनौती उन्हें उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की है। आपको बताते चलें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य केवल आंकड़े साधना नहीं था, या यूं कहें इसका उद्देश्य केवल आंकड़ों में सुधार करना नहीं था, बल्कि समाज की सोच बदलना भी था, जहां बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अवसरों से भरा भविष्य माना जाए। अब साफ है कि समय के साथ इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। 15वें वित्त आयोग की अवधि में इसे मिशन शक्ति की संबल शाखा के तहत शामिल किया गया और अब ये देश की सभी जिलों में लागू है। योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए 11 अक्टूबर 2022 को ऑपरेशनल मैनुअल भी जारी किया गया। इसमें योजना की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी देखा जाए तो 11 साल के इस सफर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने सिर्फ सरकारी फाइलों में आंकड़े नहीं बढ़ाए, बल्कि समाज की सोच बदलने की दिशा में भी एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि यह भी सच है कि किसी योजना की सफलता सिर्फ खर्च के
किए गए बजट या आयोजित कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि उस बदलाव से तय होती है जो लोगों के जीवन में दिखाया जाता है। आज जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार और स्कूलों में बेटियों की बढ़ती मौजूदगी उम्मीद जगाती है, लेकिन असली चुनौती अब उन्हें उच्च शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व और समान अवसरों तक पहुंचाने की है। जब हर बेटी बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सकेगी, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने वास्तविक उद्देश्य को हासिल कर पाएगी। आखिर बेटियों को सिर्फ बचाना और पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इसी के साथ आज के दिन पर आपकी सबसे रोचक सियासी खबर से आपको आइए रूबरू करा देते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। बिहार के बांकीपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कमाल कर दिया। पटना की वाकीपुर सीट बिहार की उन गिनी चुनी सीटों में है जब भारतीय जनता पार्टी को हराना दशकों से असंभव सा माना जाता रहा है। 1995 में जब ये क्षेत्र पटना पश्चिम कहलाता था, तब से लेकर आज तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही। नितिन नवीन यहाँ लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, मगर 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद की रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। इसी सीट को भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाता था, मगर आज ये किला जन सुराज के प्रशांत किशोर के नाम हुआ। मगर सवाल ये नहीं कि प्रशांत किशोर ने एक सीट जीत ली, सवाल ये होगा कि बिहार की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खतरे में तो नहीं, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बाकी पार्टियां भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कि वांकीपुर विधानसभा किसके लिए है, किसने नए सिरे से रणनीति बनाई होगी? तो सुनिए, राजद को सबसे पहले रणनीति बनानी होगी, क्योंकि केवल उम्मीदवार चयन नहीं, पूरी स्थिति निर्धारण की समीक्षा जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस को, जो बिहार में पहले ही हाशिए पर है और अब विपक्षी जगह के लिए एक और दावेदार का सामना कर रही है। इसके अलावा जेडीयू को भी सोचना होगा, जिसे तय करना है कि नीतीश नियुक्त के बाद उनकी अलग पहचान क्या होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को भी आत्ममथन करना होगा। खास बात यह है कि उपचुनाव को आम चुनाव नहीं माना जा सकता। कम मतदान वाले उपचुनाव में प्रेरित और संगठित मतदाता का असर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। वाकीपुर एक शहरी सीट है। बिहार की 243 में से अधिकांश सीटें ग्रामीण हैं, जहां जन सुराज के पास बूथ स्तर का ढांचा अब भी नहीं है। नवंबर 2025 में 238 सीटों पर लड़कर शून्य पाना इसी कमी का परिणाम था। फिलहाल सरकार के पास 4 साल से अधिक का कार्यकाल शेष है, 2030 दूर है और बिहार की राजनीति में 8 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। ये बात इसी उपचुनाव से साबित की है। यानी बांकीपुर से दूसरी कमजोर पार्टी के लिए एक दरवाजा जरूर खुला है, मगर दरवाजा खुलना और इमारत बदलना 2 अलग अलग बातें होती हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट। इसके अलावा एक बात आपसे और करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की नई पीढ़ी ने जिस आत्मविश्वास और दमखम के साथ दुनिया को अपना हुनर दिखाया है, देश में मेडल्स की बारिश की, अब उसी प्रदर्शन को एशियन गेम्स में दोहराने की बारी है। जापान में होने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उन युवाओं खिलाड़ियों पर टिकी होंगी जिन्होंने कम उम्र में ही बड़े मंच पर जीत का जज्बा दिखा दिया है। बॉक्सिंग से लेकर जूडो तक भारत की जैन जी ब्रिगेड तिरंगे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत की यह युवा फौज एशियन गेम्स में भी पदकों की बरसात कर इतिहास रचती है। वहीं एक तरफ हाल ही में देश ने जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करती जैन जी की तस्वीरें देखी, तो वहीं अब यही जैन जी खेल के मैदान में भारत का तिरंगा बुलंद करने के लिए तैयार है। अब वक्त है कि पूरा देश इन युवा सितारों का हौसला बढ़ाए, क्योंकि जब उत्साह में 140 करोड़ आवाजें उठती हैं तो मैदान में तिरंगा और भी ऊंचा लहराता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी खबरें अब तक में किसी बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।